की गई है, जो अमेरिका में है इंडिया में नहीं है, इसलिए अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, एक आदर्श के रूप में माना जाता है। भारत का फेडरल स्ट्रक्चर आदर्श नहीं है। तो आइए चेक करते हैं टुवर्ड्स अ मोर फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये पॉलिटी में आ रहा है जीएस पेपर 2 में, आप बस आइए देखते हैं। अब मुद्दा क्या है, यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर, संघीयता को कैसे बढ़ावा दिया जाए, यानी वित्तीय संघवाद। आप टॉपिक के रूप में लिख लीजिएगा वित्तीय संघवाद। और वित्तीय संघवाद, इसका मुद्दा क्या है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, वो ये है, यानी क्या है, टैक्स कलेक्शन इन यूएस वर्सेस इंडिया। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स कलेक्शन इन यूएस वर्सेस इंडिया, आपको देखने की जरूरत है। अब क्या है इन यूएस इन इंडिया, क्या है इन यूएस इन इंडिया। अब आप देखिए, यानी अमेरिका में क्या है कि जो फेडरल यानी केंद्र है और जो राज्य सरकार है, यानी अमेरिका में संघीय यानी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रत्यक्ष कर, आयकर और कारपोरेट कर प्रत्यक्ष कर में आते हैं, तो इसको एकत्र करती हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट, यानी कि जो इनकम टैक्स है, जो कारपोरेट टैक्स है, वह केंद्र सरकार भी इकट्ठा करती है और राज्य सरकारें भी इकट्ठा करती है। कहां पर, अमेरिका में। इसीलिए वहां पर वित्तीय संघवाद का एक मजबूत स्तंभ खड़ा हुआ है। लेकिन भारत में क्या है, प्रत्यक्ष कर पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, सरकार के पास जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी टैक्स केंद्र के पास इकट्ठा होता है उसका 41% 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वह राज्यों को अंतरित कर दिया जाता है। तो यानी ये दोनों उदाहरण इस बात को दिखाते हैं कि भारत में राज्यों को वित्तीय स्वायत्ता कम है। नोट कर लीजिएगा, राज्यों के पास वित्तीय स्वायत्ता कम है। अगर वित्तीय स्वायत्ता कम है तो स्वाभाविक है, यह संघवाद की एक सीमा है जो कि अमेरिका में नहीं है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका की तरह ही भारत में भी वित्तीय संघवाद सेटल करना चाहिए। अब आप बताइए, एम लक्ष्मीकांत का वित्तीय यानी केंद्र राज्य संबंध के 3 आधार, विधायी संबंध पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बताइए भाई। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। और अब वित्तीय संबंध में मैंने कहा था तीनों ही पढ़ाते समय कि आपको हिंदू पर निगाह रखनी पड़ेगी, इंडियन एक्सप्रेस पर, क्योंकि जो मुद्दे होंगे वहां तो बेसिक था। एम लक्ष्मीकांत क्या बेसिक है, जो मुद्दे होंगे कहां मिलेंगे। और हमने देखिए 2-3 एक हफ्ते के अंदर ही मुद्दा आ गया, तो आपके सामने आ गया। जब भी वित्तीय संघवाद पर बातचीत आएगी तो आपको ये पॉइंट अमेरिका का और इंडिया का कंपैरेटिव याद रखेगा। आगे और क्या कहा गया, आगे चलते। अब कहा जाता है कि केंद्रीय सरकार यानी केंद्र से राज्य सरकारें फंड प्राप्त करती हैं, यानी निधि प्राप्त करती हैं, जैसे 41% 15वां वित्त आयोग ने अनुशंसा करी। तो ये जो केंद्र से राज्य प्राप्त करता है वित्तीय संबंध में, देखिए लेखक कहते हैं ये सही नहीं है। इस सिस्टम में प्रॉब्लम, यानी केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में जो केंद्र की तरफ से राज्यों को वित्त का हस्तांतरण किया जाता है उसमें आदर्श वित्तीय संघवाद नहीं है। यही यहां पर इश्यू उठाया गया। ठीक है ना, क्लियर। अब क्या कहा जाता है कि आमतौर पर होता है क्या, सैद्धांतिक रूप से तो 41% कह दिया जाता है, दिया जाएगा, लेकिन ये 41% पूरा नहीं होता, यानी एक तो पूरा का पूरा अंतरित नहीं होता। और इसके बाद क्या होता है, केंद्र सरकार के साथ राज्यों का राजस्व को लेकर के संघर्ष हमेशा बना रहता है। इसके अलावा राजनीति की भूमिका हो जाती है, कुछ राज्यों को ज्यादा मिलता है और कुछ राज्यों को कम मिलता है। तो ऑब्वियस है, कौन से राज्य जो गठबंधन में सहयोगी हैं या जहां पर उनके केंद्र और राज्य में एक ही सरकार है, उनको ज्यादा मिलता है, अन्य सरकार को कम मिलता है। इसके अलावा तीसरा मुद्दा क्या है कि केंद्र सरकार विभिन्न करों पर एक उपकर लगाती है, सरचार्ज लगाती है, ऐसा मानिए उपकर लगाती है, और उस उपकर की राशि बहुत बड़ी होती है, 3.5 लाख करोड़ से अधिक। और यह कर पर जो उपकर लगता है, यानी जैसे इनकम टैक्स वसूल रहे, फिर थोड़े से टाइम के लिए इनकम टैक्स पर क्या लगा दे, यानी कि कोई शिक्षा कर या कोविड कर, थोड़े टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए हो ही नहीं सकता, थोड़े टाइम के लिए, तो वो पैसा अगर इकट्ठा हो गया तो वो राज्यों को साझा नहीं किया जाता है। तब देखिए कितना बढ़िया प्रश्न बन रहा है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में क्या वर्तमान समस्याएं आप देख पाते हैं, देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, मोर इकोनॉमिक पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है ना, अब देखिए, यानी केंद्र सरकार के पास, यानी केंद्र में जो सरकार बैठी है उसके पास ज्यादा आर्थिक शक्ति, और यह कहा गया कि जो राज्य होते हैं वो अपना 50% राजस्व केंद्र से प्राप्त करते हैं। अभी जो 50% केंद्र से प्राप्त करेंगे तो जो पैसा देता है चलती उसी के ना, आपकी पढ़ाई लिखाई में जो पैसा पे करता होगा चलती उसी की, नहीं तो सिंपल सी बात है, चलती उसी की। ऐसे में केंद्र सरकार को यह जो होता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर बना देता है, जो कि आदर्श संघीय वित्तीय व्यवस्था या आदर्श संघीय व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। एम लक्ष्मीकांत मेरे साथ पढ़ते रहिएगा, भले 2x स्पीड करनी पड़े, 1x स्पीड करनी पड़े, 1.5x करनी पड़े, क्योंकि आपको पॉलिटी 110 नंबर मुख्य परीक्षा 100 लेक्चर खत्म होते होते एम लक्ष्मीकांत सब सिखा दूंगा। लेकिन जो वहां पढ़ेगा वही यहां पर आनंद उठाएगा, जो रमेश सिंह पढ़ेगा वही इकोनॉमिक्स के टॉपिक में आनंद उठाएगा, क्योंकि कल वाशिंगटन, सहमति, बीजिंग, ये सब जब पढ़ाऊंगा और इनको खींच खींच करके हिंदू में लाके IQ करूंगा, तब आपका जबरदस्त तैयार होगा। फिर इसके बाद है, अब इसके बाद भी कहा जाता है कि जो टैक्स होते हैं उनका जो वितरण होता है वो भी अतार्किक है, अनफेयर है, और उसमें क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी है, क्षेत्रीय विषमता। यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो राजस्व वितरण किया जाता है उसमें क्षेत्रीय विषमता है। अब ये कहा जा रहा है कि जो राजस्व का वितरण है वो जटिल विचारों पर आधारित है, जैसे जनसंख्या पर आधारित है, किसकी जनसंख्या अधिक है उसको अधिक राजस्व दिया जाएगा, जहां गरीबी है वहां पर राजस्व अधिक दिया जाएगा। तो ये कहते हैं इसके कारण से कुछ राज्यों का, इनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं, पहले समझ लेते हैं क्या कहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो राजस्व का वितरण यानी केंद्र से जो राज्यों को दिया जाता है उसका जो आधार होता है उसमें इन्होंने जनसंख्या और गरीबी के स्तर को कोड किया है कि इस आधार पर भी दिया जाता है, जो कि सही नहीं। क्यों, आइए देखते हैं। ये कहते हैं कि महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, ये मिलकर कुल कर राजस्व कलेक्शन का 72% योगदान करते हैं, 72%। लेकिन उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, वह इस टैक्स रेवेन्यू में केवल 3.12% शेयर करता है। लेकिन जब केंद्र की तरफ से राजस्व का अंतरण होता है तो उसको 17% कुल राजस्व का दिया जाता है, किसको, यूपी को। तो ये कह रहे हैं कि ये क्या है, इससे रीजनल डिस्पैरिटी आती है। लेकिन इनकी इस बात से सहमत होना कठिन है। मतलब इनका सिंपल कहना है कि जो पैसा कहीं और से आ रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा कहीं और जा रहा है, जिसका योगदान पैसा इकट्ठा करने में कम। लेकिन यार ये तो स्वाभाविक है, रीजनल डिस्पैरिटी अगर लॉजिकल है तो फिर तो होनी चाहिए।
ये तार्किक है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनको ऑब्वियस में रेवेन्यू की ज्यादा आवश्यकता है, तो ये है, आप देख सकते हैं। लेकिन मुद्दा इन्होंने उठाया, तो ये भी एक मुद्दा है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में ये भी एक मुद्दा है, याद रखिएगा। अब समय की आवश्यकता क्या है, नीड ऑफ द आवर, यानी क्या किया जाना चाहिए कि राज्यों को अधिक से अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करें। इसका मतलब होता है वित्तीय स्वायत्तता दें, यानी उनको टैक्स खुद वसूलें, वित्तीय स्वायत्तता। अब आप देखिए कितना बढ़िया, बच्चों को बता दीजिए, मजा आया कि अरे बाप रे बाप, मजा आया कि नहीं आया? वित्तीय स्वायत्तता, केंद्र राज्य, अब कुछ ना कुछ तो आप सोच के आपके सामने कुछ ना कुछ तो अलग कंटेंट आया जो कहीं नहीं है, नयम लक्ष्मीकांत में ना कहीं है, ठीक है। तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर अगर प्रश्न आएगा तो कितने मुद्दे आपके सामने आ गए, 2-3 बार इस लेक्चर को रिवाइज करके सुन लीजिएगा, ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो नीड ऑफ द आवर क्या है आपके सामने है, राज्यों को अधिक से अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करें, कहा गया अधिक से अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान करें, ठीक है ना। अलाउ डायरेक्टली कलेक्ट मोर टैक्सेस एंड बी लेस डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कहा गया राज्यों को ज्यादा कर स्वयं एकत्र करने दें, जिससे कि वो केंद्र पर कम निर्भर हो। जैसे अमेरिका में है कि राज्यों की भी टैक्स कलेक्शन में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका जितनी केंद्र की है, वही यहां कहना चाह रहे हैं कि भारत में भी होनी चाहिए। इससे केंद्र राज्य संबंधों में सुधार होगा। क्या मस्त एनालिसिस इन्होंने किया, बहुत बढ़िया। इससे केंद्र राज्य संबंधों में सुधार होगा, तो आप देख सकते हैं यहां से, ठीक है ना। अब एक प्रश्न लिख लीजिए, क्या वित्तीय स्वायत्तता देने से केंद्र राज्य संबंधों में सहकारिता का भाव बढ़ेगा? चर्चा कीजिए। तो मैंने प्रूव कर दिया, यस, आखिरी में ये भी कह रहे हैं बढ़ेगा। हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय जिंदाबाद। अब आते हैं